चुनाव बिल्कुल पीक पे आ गया था और तब तक हम उम्मीद लगाए थे कि हम लोग को स्टे मिल जाए और चुनाव हो ना। राष्ट्रीय जी से भैया से कहा था, हमने कहा भैया बहुत टफ लग रहा है और कैसे होगा, तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, पार्टी है। सब हमने मन बनाया था कि उनको चुनाव लड़ना है। जो मेरे साथ चल रहा था सबका चालान। हाँ, सबको नोटिस पहुंच गया और जो है फिर लोग घबराने लग गए, डर रहे थे कि इनको इतना धमका दें, इतना डरा दें कि ये दोबारा मंदिर ना जाएं। तो फिर तो मैं जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर नसीम सोलंकी जी मौजूद हैं। सीसामऊ सीट से विधायक हैं और आज ही इन्होंने शपथ ली है। जब चुनाव शुरू हुआ तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बाजी मारेगी कि समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी, ये कशमकश का आलम वहां पर बना हुआ था। समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया क्योंकि इनके पति इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा हो गई थी और जिसके वजह से वो सीट खाली हुई थी। यूं तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन नसीम सोलंकी की सीट सीसामऊ ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि इरफान सोलंकी कई बार से वहां से विधायक रहे। उससे पहले उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक रहे। तो सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई थीं कि इस बार उपचुनाव में क्या होगा। यूं तो कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार का होता है, सत्ता पक्ष का होता है और इसमें जो है वो मैक्सिमम सीटें सरकार जीतती भी है और ये हुआ भी। 9 सीटों पर चुनाव हुए, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन नसीम सोलंकी की सीट पर भी नेताओं का फोकस रहा, सरकार के नेताओं का फोकस रहा और बहुत सारी दुश्वारियों का भी इनको सामना करना पड़ा। बहरहाल इन सब विषयों पर हम विस्तृत आज चर्चा करने जा रहे हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। मैम जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका परिवार लंबे समय से राजनीति में रहा है। पहले आपके ससुर हाजी मुश्ताक सोलंकी, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है कानपुर में, वो रहे विधायक और उसके बाद फिर इरफान सोलंकी विधायक रहे। तो ये सिलसिला चलता रहा। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आपको इस तरह से राजनीति में आना पड़ेगा और अचानक आना पड़ेगा, जिसके बारे में कल्पना की थी कभी आपने? नहीं, कभी नहीं, लगा ही नहीं था कभी ये होगा, सोचा भी नहीं था और कभी कोई ऐसी परिस्थिति थी नहीं, दूर दूर नहीं लग रहा था। बस ये था कि यही लड़ेंगे और एक ही इंसान रहेंगे विधायक घर में। ये लगा था जब तक राजनीति इन्हीं तक सीमित रहेगी, तो कभी लगा नहीं था ऐसा। तो आपके मन में कब ख्याल आया कि चुनाव लड़ना चाहिए आपको? जब हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया ने कह दिया था कि अब आपको लड़ना है, तब हमने मन बनाया था कि अब हमको चुनाव लड़ना है। उससे पहले तो हमारा बिल्कुल मन नहीं था, बल्कि 1-2 बार विधायक जी सब मिलने गए थे महाराजगंज जेल में, तो हमने इनसे बात करी थी कि अब चुनाव होगा वहाँ पर। तो इनका भी कहना था, हमारी भी कोशिश थी कि चुनाव हो ना। हम लोग बहुत बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि जब चुनाव बिल्कुल पीक पे आ गया था और शायद मेरे ख्याल से 2-4 दिन ही बचे थे, जब भी फैसला आने वाला था तब तक हम उम्मीद लगाए थे कि हम लोग को स्टे मिल जाए और चुनाव हो ना, इतनी मेहनत के बाद भी। पर वो नहीं हालात बन पा रहे थे। पर जब मेरी इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा चुनाव लड़ना पड़ेगा, कोई तो लड़ेगा ही, तो हो सकता है तुमको बोला जाए तो तैयार रहना उसके लिए। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला तो फिर हमने कहा अब उनकी बात को हम नहीं मना कर पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कब कहा आपको कि आपको ही चुनाव लड़ना है परिवार से? ये करीब चुनाव के शायद 2-3 महीने पहले की बात होगी। जी। हाँ, हमारे नगर अध्यक्ष है फजल महमूद साहब, तो वो गए होंगे, उनसे उन्होंने कहलवाया था कि आपको जो है चुनाव का तैयारी करनी है। फिर हमने इनसे पूछा था कि ऐसा बोला जा रहा है, तो कह रहे ठीक है, तुम जो है अगर वो बोल रहे तो मना ना करना, बहुत बड़ी बात है अगर वो कह रहे हैं तो सजा तब तक हो चुकी थी इरफान सोलंकी जी। जी को? सजा हो चुकी थी जब उसके बाद जो है वो ये बोला जाने लगा कि आपको चुनाव लड़ना है। जी जी जी। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का आपको फेस करना पड़ा। जब आपके टिकट की घोषणा हुई तो उस वक्त आपके मन में क्या चीज़ें आईं कि कैसे मैनेज करेंगे? पति तो है नहीं, जेल में है, तो कैसे उसको मैनेज किया? इतने कॉन्टेक्ट्स, इतने सारी चीज़ें, क्योंकि छोटा चुनाव मैनेज करने में दिक्कत होती है, आपको तो बहुत बड़ा चुनाव मैनेज करना पड़ा, तो कैसे किया आपने मैनेज? ये भी लोग जानना चाहते हैं।
जब ये चुनाव का मौका आया और हमको जब एक बार पहली बार हम भैया से मिलने गए थे, पार्टी के जो सारे लोग गए थे, सीसामऊ के भी लोग गए थे, तब हमने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, भैया से कहा था हमने कहा भैया बहुत टफ लग रहा है और कैसे होगा। तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, पार्टी है सब देख लेगी, बस खाली आप जो है लोगों तक जाओ, मिलो सबसे, बाकी सब हम देख लेंगे। तो ये बाकी तो हमने को मेहनत करनी थी, पर शुरुआत वहाँ से हुई। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब आप जो है लगो, बाकी चीज़ें हम पीछे से अरेंज करें। तो जो प्रभारी बनाए गए हैं उनसे कुछ ताकत मिली, फिर हमारे जो शहर के जितने भी लोग हैं उसमें जो है सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, सारे ही लोगों ने। पर जो हमारे विधायक जी हैं अमिताभ भाई, उन्होंने थोड़ी मतलब और ज़्यादा मेरे साथ मेहनत करी, हर जगह रहे साथ में। तो वो और काफ़ी लोगों को भेज दिया गया था पार्टी से। तो सुनील साजन जी है, उन्होंने सबने ऐसे हो गया चुनाव, बस अब ये लगता है कि हो गया है। पर हाँ, कानपुर के 2 पिलर तो मजबूत थे, एक हसन रूमी साहब आपके साथ खड़े थे जी और एक अमिताभ वाजपेयी। जी जी इन 2 लोगों ने काफी मेहनत की है जी जी और ये पता भी चला है। जी। इन दोनों के भरोसे चुनाव लड़ा आपने, ये माने? हाँ, मतलब हर तरफ से हमको मदद मिली है, पार्टी से भी मिली है और जितने प्रभारी बना के भेजे गए थे, सारे लोगों जो है अलग-अलग ज़ोन में लोगों को बाँट दिया गया था। मतलब ऑल ओवर मुझे बहुत मदद मिली है, तभी ये चुनाव हम लड़ पाए। अच्छा, चुनाव के टाइम ये होता है अक्सर कि खबरें बहुत आती हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जो है वो बताता है और एक दूसरे की बुराई भी करता है। तो ये भी हुआ होगा? ये तो अमूमन होता है कि आप वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ये हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो पाया आपके चुनाव में, है? मेरे पास नहीं था, क्योंकि हमारे लोग कहते थे कि एक पहली कैंडिडेट देखा जो बड़ी सुकून से बैठी रहती है। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर हमको जो ऐसे चुनाव करीब आने लगा तो फिर हमको लगा कि चुनौती बढ़ रही। मेरी मेहनत होती थी, पैरों से हम चलते बहुत थे। हमने पूरे अपने विधानसभा के करीबन 4-5 चक्कर लगा लिए थे। एक-एक मोहल्ले, एक-एक वार्ड में हम 2-2, 3-3, 4-4 बार गए। तो ये हमने पैरों से मेहनत बहुत करी। बहुत ज़्यादा लोगों को जानते नहीं थे, तो हम बहुत ज़्यादा किसी से बात करते नहीं, तो कोई हमसे आके बुराई भी नहीं करते थे। तो बस बहुत आसानी से हमें लग रहा है, अब लग रहा है कि आसान हो गया, पर जब वो दौर था तो बड़ा मुश्किल था, बहुत दिक्कतें क्या आई। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा जैसे जैसे आपको? जैसे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वक़्त था, तो वो जो लोग थे, जो विधायक जी के साथ जुड़े थे, हम्म, उनको पहली बात तो 107-16 से उठा लिया जा रहा था। जो मेरे साथ चल रहा था, सबका चालान। हाँ, सबको नोटिस पहुँच गया और जो है फिर लोग घबराने लग गए, डर रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे मेरे साथ। शहर से लोग, प्रदेश भर से लोग आ गए थे, पर जो सीसामऊ के लोग जो हमारे थे, उनको काफ़ी दबाया, डराया, प्रेशर था कि उनको नहीं आना है। वो एक वक़्त था जब हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि कैसे होगा, क्या है। खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को भेजते चले गए, मदद आती गई। प्रदेश भर से यूथ के जो नेता हैं अनीस राजा जी, हाँ, उन्होंने भी बड़ी मदद करी। उनकी टीम, सुनील साजन, अनीस राजा। हाँ, उन्होंने सबने बहुत मदद करी। सुनील साजन जी तो वहीं रहे हैं हाँ। पूरा, और अनीस राजा है, उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा दी थी। तो एक-एक बूथ पे काम होता रहा। और ये है कि हमें बाहर के लोगों से फिर मदद मिलने लगी थी। अच्छा, जो आपके पार्टी के लोग थे उन्होंने मदद पहुंचाई। हाँ, हाँ, वैसे और जो शहर के लोग थे, खास तौर पे जो कन्नैलगंज, बेकनगंज, चमनगंज के लोग थे, हम्म, उनके वहाँ तो सील होने लगे थे, बेसमेंट सील हो रहे हैं, किसी के वहाँ जो छापेमारी हो रही, किसी के बिजली के छापे हो रही। तो ये सारी तमाम जो दिक्कतें हो रही थी, उससे लोग बच रहे थे हमारे करीब आने से। और जुड़ना चाह रहे थे, मदद करना चाह रहे थे, पर ऑफ कैमरा तो बात हो जाती थी, ऑन कैमरा कोई नहीं आना चाह रहा था। अच्छा, सब पे निगाहें थी। जी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था? अमूमन चुनाव में होता नहीं है, लेकिन क्या जो आपके सामने जो कैंडिडेट लड़ रहे थे उनका दबाव था वहां पे? किस चीज को लेकर जो है वो इतना लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा था अब आपके? वो तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि पहली बार चुनाव में आए थे और इतनी चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे। तो शायद यही वजह रही होगी। कोई कह रहे थे कैंडिडेट भी जो है थोड़ा से जबरे टाइप के तेज़ है, तो बहुत लोग तो यही कह रहे थे कि वो बहुत तेज़ है तो चुनाव बहुत मुश्किल होगा। जब उनका टिकट हुआ था तो काफ़ी लोग जो है हमसे कह रहे थे इनका नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे हैं, मतलब जो है बच्चों को परेशान, मतलब लड़कों को परेशानी होगी, परेशान होंगे। ये सब चीज़ें हो रही थी। और बाकी ऊपर से भी, खैर उनकी तो सरकारी थी, तो उनके ऊपर क्या दबाव किसी का। अच्छा, उनका काम चल रहा था ठीक से, हैं? वो अपनी मेहनत कर रहे थे।
अच्छा, आप जो है जब आपकी शादी हुई, आ, तो आपकी शादी रिलेशन में हुई है कि कहीं बाहर से आपका रिश्ता आया था इरफान सोलंकी का? नहीं, हम लोग का रिलेशन में शादी हुई थी। मतलब इनकी मम्मी हमारी मम्मी बहनें हैं दोनों। अच्छा। तो बहुत करीब का ही रिश्ता है। अच्छा। ये बचपन नानी के वहाँ बीता हम लोग का साथ में। अच्छा, तो मतलब पहले से जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, बचपने से साथ बीते और फिर पापा लोग ने तय कर दिया था रिश्ता। तो मतलब बहुत करीबी का रिश्ता है, बहुत दूर का नहीं है हमारा रिश्ता। अच्छा, करीब का जी रिश्ता जी है। जी तो ये हाजी मुश्ताक सोलंकी जी जब जिंदा थे, जी। तो वो भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनका भी बड़ा रसूख रहा है कानपुर के अंदर। हम्म। उनमें और इरफान सोलंकी में क्या अंतर आपको दिखता है? क्या दिखता है, क्या फर्क दिखता है? फ़र्क तो शुरुआत में तो बहुत लगता था कि जब हम शादी करके आए थे तो पापा के साथ हम सिर्फ 2.5 साल रहे थे। हम्म। उस समय बहुत मैच्योर, बहुत मतलब बहुत मैच्योर नेता थे पापा। उनको देखते थे तो उनको आसपास इतने सारे लोग होते थे और एक एज में भी थे, वो मैच्योर हो गए थे। हम्म। और जब विधायक जी आए चुनाव में तो वो मतलब बिल्कुल दूसरे ही, मतलब उनका ज़हन था, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। 26-27 साल के होंगे तो वो जीन्स जीन्स पहनना, तो उनके अंदर वो गुण ही नहीं थे। नेता वाले कहते थे कि हम जो है स्मार्ट वाले नेता बनेंगे। तो हमको जैसे पापा को देखकर इनको देखते थे। पर खैर अब जो उन्होंने इतनी साल की राजनीति कर ली तो अब ये भी खूब जो है मैच्योर हो गए, या अपनी हाँ, बात जो है बहुत बेबाकी से रख लेते हैं। पर जब ये राजनीति में आए थे तो उस समय तो हमको भी लगता था कि क्या कैसे, नेता बनेंगे ये? हाँ कैसे करेंगे। मतलब ये बहुत मैच खिलवा ले, क्रिकेट खिलवा ले, और मतलब थोड़े से मूडी टाइप का, जिंदा दिल इंसान है। इनको मतलब हर चीज करना होता है। यारबाज जिसको हाँ, कहा जाए। इनको मतलब हर चीज में इंटरेस्ट है, ये भी है वो भी है। ये नहीं कि एक नेता वाली छवि, इनको काम, पैसा कैसे काम करा जाता है, ये सब इनका माइंड था जब ये राजनीति में आए थे। फिर धीरे धीरे इनको एक टर्म तो शायद पहले तो शुरुआत में कहते पापा की वजह से जीत गए थे, क्योंकि ऐसा माहौल था, हम्म। सिंपैथी भी थी सब कुछ। पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके बाद इन्होंने मेंटेन रखा। अच्छा। जी जी। अच्छा, हाजी मुश्ताक सोलंकी जैसे बहुत बड़ा नाम रहा है। हम्म। आ, आप लोगों से कभी घर में मतलब हंसी मजाक या उस दौर में वो सारी चीजें होती थी कि नहीं होती थी, कि नहीं वो बड़े हैं तो बड़े के जैसे रहते थे घर में? नहीं, पापा पापा का जब दौर था, हम 2.5 साल रहे थे, ज़्यादा नहीं रहते। हम्म। पापा का एक आदत थी, रात में जब आते थे चाहे 12 बजे आए, 1 बजे आए, तो वो खाना लेकर आते थे, चिकन है या मतलब क्या हम इस पे क्या है, मतलब उनकी आदत थी कि बच्चे सो जाते थे तो उनको जगा के फ्रूट्स लेकर आते थे। मम्मी मना करती थी, अरे हाजी जी सोने दो बच्चों को, ना परेशान करो। तो वो हमको बच्चों को सबको मतलब हम लोगों को बैठाल के कहते नहीं खाओ सो, मतलब चाहे जो हो जाए। मतलब उनकी एक आदत थी खिलाना, एक मतलब उनका शौक था शायद। तो हम्म। बाहर भी उनकी बहुत आदत को जो है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत खिलाने के शौकीन थे, तो वो उनके घर में भी थी। और एक उनकी आदत थी कि अपनी रात में तो चाहे जो हो जाए, बच्चा रोए चाहे जो हो जाए, खाना है, फ्रूट सब लाएं, खा के सो। तो मम्मी बड़ा वो करती है, अरे भैया आजी जी सो जाने दो, ना परेशान करो। पर नहीं मानते तो एक उनकी आदत हमको बहुत अच्छी लगती थी, और एक वो जहन में बैठ गई कि बड़ा केयर करते थे, वो सबका बड़ा ख्याल रखते थे। अच्छा, आप लोगों का ख्याल, घर की बहू थी, आप हाँ, लोगों का ख्याल रखते थे ख्याल उसी ख्याल तरह से जैसे बच्चों को हाँ बिल्कुल। वैसे ही? हमको भी अपनी बच्ची की तरह बड़ा ख्याल रखते थे। अच्छा। हाँ, तो ये खाने के शौकीन तो खिलाने के इरफान सोलंकी साहब खुद ही हैं। सब पापा ही से सीखे हैं, जो पापा अपने वालिदी से सीखा इन्होंने सबने। सारे लोग, सारे भाइयों को बड़ा शौक है कि आए दिन दावत करना है, कोई आए चलो खाना खिलाने ले चले, तो ये सब पापा से सब बच्चों में है। अच्छा, आप के हाथ का खाना उनको पसंद है कि बाहर का खाना पसंद है इरफान सोलंकी जी को? ज़्यादा तो घर ही का पसंद करते हैं। अच्छा कि हाँ, उनको घर ही का खाना पसंद है, जो भी उनका पसंद हो। और अगर नहीं कुछ खाने का मन है, अगर हल्का फुल्का कहते दाल चावल बना लो या हल्का, तो वो भी घर ही का बना लो। बस उनको एक कहते हैं हमें घर ही का पसंद आता है, बाहर नहीं समझ में आता। अच्छा, क्या सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं आपके हाथ का बना हुआ? और कैमरे में तो ना बुलवाइए। बिरयानी वगैरह? बस नॉन वेज ज़्यादा शौकीन है, नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज ज्यादा? के बहुत शौकीन है। और पापा भी ऐसे ही रहते। हम्म। पापा पापा और उनमें खाने में बहुत सिमिलर था। हमको लगता था पापा जैसा शौकीन थे खाने के, वैसे इनके अंदर भी बहुत शौक था खाने खाने पीने के का। शौकीन और खिलाने के भी शौकीन है? हाँ, खाने के तो बिल्कुल हमें लगता पापा ही से सीखे अपने, जैसा वो खाते थे वैसे इनको पसंद अच्छा। है। और बच्चे आपके? बेटा इन पे चला गया बेटे को शौक है,
बच्चे खाते हैं पापा के तरीके, मतलब छोटी वाली मेरे पे है, पर दोनों बेटा बेटी पापा के तरीके शौकीन है। अच्छा। जी। तो घर पे कभी किसी बात को लेके ना इत्तेफाकी नहीं होती है, खाने पीने को लेकर या कुछ कि आज ये नहीं खाएंगे, ये हमको पसंद नहीं है और ये पसंद है, ये थोड़ा बनना चाहिए बहुत था आज। वो बहुत है, थोड़ा उनका रहता है खाने का, अरे ऐसे वैसे खाने में थोड़ा बहुत शौकीन है ना, तो चीज़ें बहुत तेज पकड़ लेते हैं। हम्म। ये घर का नहीं बना है, ये हम्म। कहीं से आया है तो फौरन जो है समझ जाते हैं वो खाने में नमक कम है ज़्यादा है, तो फौरन जो है आज ये, अच्छा इतने शौकीन है कि कहीं अगर शादियों में गए तो एक इनकी बहुत पसंदीदा जो है शेफ़ है कानपुर में, अल-अमीन जहाँ उनकी खाना, अगर उनको पहचान जाते कि ये अल-अमीन का खाना है, अरे नाविद भाई का खाना है, तो बोलते ये शेफ़ का खाना पहचान जाते, इतना मतलब इनके अंदर सलाहियत है खाना पहचानने की। बहुत अच्छा। शौकीन है, हाँ। और थोड़े नखरेबाज भी है खाने को लेकर, अगर अरे ये बना दिया बताओ, क्या वो बना देती, ये खाना है बताओ ये खाएंगे। नहीं तो टाइट होती नहीं आप विधायक रहते उनके ऊपर कि अब जो बना है वही खा लो? बहुत होती थी हमारी इनसे बहुत होती थी, खा लो चुपचाप, जो बना है खा के जाइए। अब आप विधायक हो गई हैं। अभी तक तो जो है वो गृहिणी थी, अब आप विधायक हो गई हैं। चलिए खैर, ये तो बातें थी। आप जी। लोगों के परिवार पे हाजी मुश्ताक सोलंकी जब तक जिंदा रहे तब तक तो इस तरह के इल्जामात नहीं लगे, लेकिन अभी ये कैसे इल्जाम लगने लगे जिस मामले में जेल में हैं इरफान सोलंकी? आपके देवर पे भी इल्जाम लगा जमीनों पे कब्जा करने का, आगजनी का। तो ये इल्जाम जो है वो कैसे लग गया और कैसे जो है वो चीजें हुई? ये जो हुआ था ये शायद मेरे ख्याल से शुरुआत 2022 से हुआ था, जून से। उस समय भी ये हो रहा था कि दंगे हुए थे जब कानपुर में, तो उस समय भी हम लोग थे नहीं, कानपुर में बाहर थे। हम्म। तो उस समय भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी कि विधायक ने करा दिया, ये जो भी इनके इल्ज़ाम थे, पर खैर उसमें कोई मसला नहीं हुआ। ये दिवाली का वक्त था जब एक प्लॉट में आग लगती, तो शायद कहीं अब लगता है कि चीज़ें जो है जिस तरीके से सीट खाली हुई है या जो चीज़ें हुई है, तो ये बस 2022 के चुनाव जीतने के बाद सारी चीज़ें हम लोगों के परेशानियों का जो दौर घर में आया है, उससे पहले तो ठीक था सारी चीज़ें। ये 22 वाला चुनाव जब जीता था, उसके बाद सबने कह दिया कि जो है प्रतिष्ठा की बात थी, अब ये चुनाव जो है जीत गए, तो इसमें जो है लोग अब बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को उसके बाद आने लगी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते भी और है, हम लोग ने महसूस भी करा, पर अब आपके क्या हम बताएं कि बहुत चीज़ें अभी बहुत दिक्कतों के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने जीती है सीट। तो अगर इस समय हमें कहने में भी थोड़ा सा हिचकते हैं। हम बहुत ज़्यादा देखिए, अब हम 2 साल हुआ है, हमने कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया। हमने सोचा कि वक्त और हालात ही ख़राब थे, क्योंकि अभी तक ये अंदर है, इसीलिए हम थोड़ा सा बचते हैं बोलने से, पर जो हकीकत है वो सब लोग जानते हैं। अब तो खैर साबित ही कर दिया सबने कि इरफान सोलंकी सही था। ये सीट जीतने की ये बहुत बड़ी वजह रही है कि जब ये जेल गए थे, उसके बाद जब ये महाराजगंज गए, तब इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इनको पता नहीं उस समय था कि कहीं ऐसा ना सीट खाली हो जाए या सज़ा हो जाए। तो कह रहे थे कि मेरी जो है सीसामऊ की जनता परिवार सब जान रहा है कि उनका विधायक बेकसूर है। शुरू से हम लोग ने इस चीज़ को, और वाक़ई हकीकत है ये, तो कहीं पर भी कोई मुकदमा है या जो भी है वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा इंशाल्लाह। जब इसके ऊपर चीज़ें आगे होगी तो वो बरी होंगे हर चीज़। पर जो वक़्ती दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहें, झूठे मुकदमे, झूठे इल्ज़ाम हैं। देवर के बारे में आपके कहा जाता है कि वो जमीनों पे कब्जा और वो उसी का शिकार इरफान सोलंकी भी हो गए, ऐसा कहा जाता है। नहीं ऐसा नहीं, वो क्या ही अकेले करेंगे, वो तो अब ये है कि ज़मीन का काम करते हैं, काम होता है ज़मीन का, पर कब्ज़ा क्या ही करेंगे किसी का। और ऐसे जब सरकारी दूसरी पार्टी की हो, कोई हम लोग की सरकार थोड़ी ना जो ये कब्जा करके, और तो सब फिजूल की बात है, कोई वो नहीं है। अच्छा, आप जब अभी चुनाव के दौरान एक मंदिर है आपके यहाँ, बलखंडेश्वर मंदिर, वहाँ पे ये बताया गया कि इरफान सोलंकी ने 50 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए, और ये आम चर्चा है क्योंकि मैं उस सीट पे गया था, मैंने लोगों से बातचीत की थी, तो इरफान सोलंकी के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने इस मंदिर में इतना पैसा दिया, इतना पैसा लगाया और इस मंदिर का निर्माण भी कराया, वहाँ पे मेंटेन कराया। और
आप जब जाती हैं उसी मंदिर में, तो वो मंदिर की धुलाई की जाती है। आपको मंदिर जाने की सलाह किसने दी थी कि मंदिर जाइए, और मंदिर में जाके कोई लेके गया था कि आप खुद से गई थी? नहीं, वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, वो दिवाली का दिन था, हम किसी अपने लोगों के घर जा रहे थे, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ और ये जो है कन्वेंशन का टाइम था, कैंपेनिंग कर रहे थे। किसी ने कहा कि अपने जितने कार्यकर्ता है सबके घर जाना है मिठाई लेकर, और दिवाली के जो है दिए जलाना है उनके घर पे, और पटाखे वटाखे चला के। उस दिन मेरे बच्चे, अम्मी, सब लोग थे गाड़ी में। तो ये था कि बच्चों को भी हमने कहा लो तुम लोग को भी मिला लाएं सबके घर में, क्योंकि जब से ये गए तो हम लोग ना कहीं घूमने गए ना कहीं निकलते, तो बच्चों को हमने गाड़ी में ले लिया था, तीनों बच्चों को, और अम्मी भी थी, मेरी सास भी। पर जब वहाँ से निकल रहे थे तो एक कार्यकर्ता उनके घर से निकले, किसी ने कहा कि 2 मिनट यहाँ हो लीजिए, बलखंडेश्वर मंदिर है यहाँ पर, बीच में रास्ते में पड़ेगा, वहाँ चल के आपको खाली जो है एक मैसेज देना है। जो हमारे साथ में लोग थे वहाँ पर, उन्होंने बोला एक दिवाली का मैसेज देना आपको चलकर, और कि दिवाली की शुभकामनाएं, इससे एक मैसेज अच्छा जाएगा कि जो है हम लोग ने दिवाली की विशेष दी। बस यही इरादा भी जो हमको लेके गए थे उन्होंने भी यही कहा था, और मेरा भी यही था कि चलो एक मैसेज चला जाएगा दिवाली का। हम गए वहाँ पर, जब एकदम अंदर ले गए ठेठ, तो हमने उनसे कहा भी कि हम पहली बार आए मंदिर, हमको नहीं मालूम क्या होता है क्या नहीं। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए जो है उसमें पानी डाल दीजिए। फिर हमसे कहने कि इसमें फूल डाल दीजिए, जलाभिषेक और वो, हाँ हाँ हाँ, वो कराया हाँ वो शिवलिंग पे। हाँ वो। तो हम तो देखिए, हम किसी के धर्म का फिर भी हम कोई वो नहीं करेंगे। यकीन जानिए, हम अपने ऊपर वाले को गवाह करके कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि वो मतलब शिवलिंग है या उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। मैं किसी के मतलब धर्म को नहीं बोल रही हूँ वाकई में, पर जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो शिवलिंग है या मतलब उसमें पानी डालने का, इतनी चीज़ें बाद में हमको जो है देखना पड़ेगा। हमसे उन्होंने बोला पानी डाल दो, फिर हमने बल्कि उनसे कह रहे थे, हमने कहा देखो, और हमने, हमारे साथ और भी लोग थे, तो हमने कहा उससे सुनो, यहाँ की फ़ोटो वायरल होगी तो कोई बात तो नहीं होगी, इनके धर्म के गुरु नाराज़ तो नहीं होंगे। हम उनसे भी कह रहे थे जो साथ में थे, उन्होंने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत से लोग आपके भी उन लोगों में आते हैं, कौन हाँ, से लोग, जाते हैं, तमाम लोग हाँ। जाते हैं, वो तो और करते हैं तो पूजा हमने पाठ। कहा अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ विधायक जी करते थे ये, हमने कहा, तो कहने लगे कि विधायक जी भी करते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप डाल दीजिए। यकीन माने मैंने सिर्फ वही करा जो उन्होंने बोला, और हम वहाँ से निकले। उन्होंने कहा नहीं, दिए जलाई, 5 दिए जलाइए। तो दिए जलवा रहे थे हमसे, तो हमसे जल भी नहीं रहे थे। खैर वो जला के हम बाहर निकले, उन्होंने कहा हम टीका लगाएंगे, हमने लगा दीजिए। वो तो 1-2 जगह और भी गए थे तो हाँ, लगा ठीक है। दिया था, हमने लगाया। हमने देखिए, मुझे इस बात की ये नहीं है कि हम मंदिर गए या मैंने क्या करा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन लोगों का दिल नहीं दुखाया जिन्होंने मुझसे बोला ये करिए। अगर मानो मुझसे हाथ हटा देते, हम कहते नहीं भैया ये सब ना करो मेरे साथ, तो शायद उन लोगों को बुरा लगता। बुरा लगता, और वो इसका कर सकते थे कि जब आपको इतनी दिक्कत है तो मंदिर क्यों गई थी। तो हमने जो जो उन्होंने बोला, मैंने उनको कोऑपरेट कर, उन्होंने कहा ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हमने कहा ठीक। जब हम वहाँ से निकले, फ़ौरन जो है वहाँ लोग दिखा रहे थे, ये देखिए निर्माण कराया, ये हुआ वो हुआ, आप विधायक बन जाएंगी तो आप इसको और बढ़वा दीजिएगा, ये सब बातें हुई। हम गाड़ी में आए, चल दिए, वहाँ से निकले। ठीक हम वहाँ से गुरुद्वारे पहुँचे, क्योंकि उस दिन दिवाली जो है गुरुद्वारे में मनाई नहीं जाती है, पर गुरुद्वारे में पंजाबी जो होते हैं, पंजाब सिख लोग, सिख समाज के लोग वहाँ पे कैंडल जलाते हैं शायद, तो वो उसको शायद कुछ और कहते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ जाइए, हम लोग दिवाली नहीं मनाते, पर हम लोग गुरुद्वारे में ये त्यौहार को इस तरीके से मनाते हैं। हम वहाँ से निकले, गुरुद्वारे पहुँचे, वहाँ का कोई ना पिक्चर ना वीडियो ना कोई वायरल हुआ, ना उनके सिख समाज के लोगों ने कोई एतराज़ करा। बस मंदिर को पता नहीं क्यों हाईलाइट बना दिया गया कि शायद चुनाव को हिंदू मुस्लिम या जो भी करना था, बस मेरी और कोई नीयत नहीं थी मंदिर जाने की, यही हकीकत है। बाद में मंदिर धुलवाया भी गया। जी। आपके जाने के बाद ये पता चला कि मंदिर जो है वो धुलवाया गया। आपको एक आध रिकॉर्डिंग भी सुनी, कोई साहब बड़ी बदतमीज़ी से आपसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हुई, वो हमारे तक भी आई कि वो जो गंदगी फैला के आई हो वो जाके कौन साफ करेगा। साफ कराओ। हाँ, तो वो कौन साहब थे, वो किसने फ़ोन किया था आपको? मंदिर वाली चीज़ें देखिए शुरुआत में तो हुई थी काफ़ी, उसको जो है बहुत खींचा भी गया, फतवा भी आया, सारी चीज़ें जो मुझे ठीक लगा मैंने उसका जवाब भी दिया, क्योंकि इसमें चुप रहना मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो हमने जो मुझे ठीक लगा और जो हकीकत थी वही मैंने इस पर बयान भी दिया था।
और जबकि ये वाला जो ऑडियो है ये गिनती के एक दिन पहले का था। मेरे पास किसी साहब का फ़ोन आया था और उनके 3 फ़ोन आए, हम किसी से बात कर रहे थे वेटिंग पे। हमने उनको कॉल बैक करा, हमने पता नहीं कौन है, शायद कल सुबह गिनती है तो कोई इमरजेंसी वाला कॉल होगा। हमने उनको कॉल बैक करा तो वो कहाँ है, नसीम सोलंकी कहाँ है? मतलब वो थोड़ा-सा बहुत तेज़ बोलने लगे। तो हमने कौन है? शायद बेटी ने फ़ोन उठाया था तो वो चिल्लाने लगे कि नसीम सोलंकी कहाँ है? कौन है? कहाँ है? कौन बोल रही हो? तो हमने उनका फ़ोन रिकॉर्ड शुरू कर दिया था और जो इतनी उनकी रिकॉर्डिंग है वो मैंने भी करा था, पर वो वायरल उन्हीं की तरफ से हुआ था। हमने इनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि हमें थोड़ा-सा अजीब लग रहा। फिर उन्होंने बोलना शुरू करा तो ख़ैर हमने बहस नहीं करी और मुझे उस समय लगा वो शायद नशे में हैं, वो होश में नहीं थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे। हमने उस चीज़ का ध्यान भी नहीं दिया। अगले दिन वोटिंग हुई, फिर वो चीज़ें बहुत तेज़ उन्हीं की तरफ से जो है फैलाई गई। तो फिज़ूल की है, हमें तो लग रहा है वो आदमी कुछ मेंटली डिस्टर्ब था। हाँ, कुछ जो है उसका दिमाग ठीक नहीं है, जो भी है हमें नहीं पता। पर उसके बाद बारे में अभी लोगों से पता चला कि बड़ा ठीक आदमी नहीं है वो, मतलब उनके बैकग्राउंड बड़ा ख़राब है। तो उसके साथ शायद ये चीज़ें होती है, वो लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे से लेने के लिए ये सब करते हैं, वो बाद में बताया गया। तो हमने भी कहा था, हमने कहा अगर ये चीज़ें, पर वो मुकदमा हो गया, ये सब कुछ है, तो हमने भी इसकी तैयारी, अगर इसके बाद भी ये चीज़ें हमारे लिए नुकसान करता है या ख़राब करता है, फिर हम इनकी तहरीर देंगे। ये हमने भी सोच रखा है, पर अभी हमें लगता है अभी वो पागल है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। अच्छा। जी, क्या ही कर अच्छा, सकते हैं उसका। और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा चुनाव के दिन? एक आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया गया कि सड़क खोद दी गई थी, वहां पे वोट नहीं डालने दिया गया। क्या सच में सड़क खोदी गई थी वहां पे, कि सड़क जी, खोद जी। दी गई? किस जगह की सड़क खोदी गई थी? असल ये जहाँ पर अभी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी भी गए थे, अपना एक जो सबसे पहला प्रोग्राम करा था, जीआईसी ग्राउंड है वहाँ पर। हम्म। वहीं पे सारे जो है चुनाव की जितनी सभा होती है वहीं पर होती है। अभी हमारे वो भी गए थे, राष्ट्राध्यक्ष जी भी, भैया भी गए थे उसी ग्राउंड में। हम्म। तो वो उसका मेन जो डोर है इधर से, मतलब एक रास्ता इधर से, पर उसका बैक साइड में एक रास्ता बनता है, ऐसे बनता है कि वो एक बाउंड्री पूरा थी। मोहल्ला है वहां से निकलना है। वो जैसी वो जो कन्नलगंज पूरा मोहल्ला है, वहाँ से वोट परसेंटेज ठीक होता है। तो वहाँ पर एक वो थी, बाउंड्री थी। तो वो बाउंड्री शायद मेरे ख्याल से 2006-7 के टाइम की वो टूटी हुई थी, तो वहाँ लोगों ने एक रास्ता बना दिया था मैदान में आने के लिए। वो शायद उनके लिए आसानी थी, यहाँ के मेन रोड पे आ जाते। वो एक रास्ता मेरे ख्याल से लोग बताते हैं वहाँ पर कि 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, ना जाने कितने चुनाव हुए, वो रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। पर अभी वाले चुनाव में ये हुआ था कि वहाँ पे जो रास्ता है उसमें बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया गया था, करीब 10-12 फीट गहरा। उसका मलबा निकाल के वो ब्लॉक कर दिया था रोड को। तो ये मतलब बॉर्डर को रोकने के लिए शायद, और ये चीज़ हुई थी एक दिन पहले ही, पर इतने साल से नहीं हुई और उस पे हुआ तो वो चीज़ हम लोगों ने बोला था कि ये वोटर वहाँ नहीं पहुँच सके शायद इसलिए। और वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 95% ही पूरा मुस्लिम वोट्स है, 95-98%। हम्म। तो वो इसीलिए हम लोगों ने उसको बोला गया था कि ये रास्ते को, फिर वो वहाँ रास्ता रोक कर फिर उन लोगों को थोड़ी लंबी चाल करके गए थे। तो वो एक वजह थी कि वोटर को स्लो कर दिया जाए। 12-1 बजे तक आप लोगों की तरफ से पता चला कि 12-1 बजे तक वोट स्लो पड़ा या सख्ती ज्यादा की गई? और कब आपको लगा कि आप चुनाव जो है वो वहां से जीत जाएंगी? किस वक्त लगने लगा वोटिंग के दौरान? उस दिन महसूस होता है कहीं ना कहीं, शुरुआत में तो यही लग रहा था कि वोट रोका जा रहा है, आपके बयान भी आए थे हाँ, कि वोट रोका जा रहा है, वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा। तो कब आपका वोट पड़ा, फिर इतने वोटों से जीती हैं आप? सुबह के वक़्त तो बहुत, जब हम लोग 9 बजे पहुँचे थे वहाँ पर, तो पता चला सिर्फ़ 5% हुई थी वोटिंग हम्म। और बहुत स्लो थी। हाँ, पाँच हाँ, दशमलव छः परसेंट हाँ, सुबह के वक़्त जब, जी। तो जब हम घर से निकले थे तो अमूमन दरगाह पे जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, पापा की कब्र पे, ये नॉर्मल हमारे भी चुनाव में सब में होता है, तो हमने भी वही करा। जब वहाँ पहुँचे तो इतने फ़ोन आ चुके थे, जब तक लोगों को मतलब निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। वोट पे बैरिकेडिंग पे बहुत दूर तक रोक दिया जाए। फिर जब वो हुआ, फिर उसके बाद आप लोगों के चैनल ने और सब लोगों ने उसको दिखाया। राष्ट्राध्यक्ष जी खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसको जो बार-बार ट्वीट कर रहे थे, और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी।
फिर एक आया कि 2 सिपाही उसमें सस्पेंड हुए हैं। तब लोगों के अंदर अच्छा गुस्सा तो था, काफ़ी लोगों को चोट भी लग चुकी थी, डंडे लाठी सबने खाई भी थी। जब हम पहुंचे थे तो बहुत गुस्सा भी था लोगों में कि इन लोग हमें पहुंचने नहीं दे रहे, वोट नहीं डालने दे। पर जितनी हमारे प्रयास हो रही थी, मैं अकेली भी थी उस दिन, 2 लोग थे पार्टी के साथ में, पर जितनी मुझसे प्रयास हो रही थी कि मैं पहुंच रही थी और हर बूथ पे पहुंच के लोगों को वहाँ तक पहुंचा रही थी कि आप बैरिकेटिंग से बूथ तक तो पहुंच जाइए। पर जब राष्ट्रपति जी ने ट्वीट करा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये हुआ कि 2 सिपाही उसमें सस्पेंड हुए, मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद फिर लोगों में डर कुछ कम हुआ और निकलने शुरू हुए। तो आखिरी के 2 घंटे थे, 3 से 5 शायद, वहाँ ठीक-ठाक फिर वोटिंग हुई थी, जो होनी तो चाहिए। जीत की वजह वही वोटिंग को मानती हैं आप, जो 3 से 5 बजे के बीच में हुई? वो असल में लोगों ने इतनी मार खाई, इतने मतलब, तो वो हमारा तो गुस्सा लाज़मी था कि भाई वो मेरी जो है पूरी उसके अंदर किस्मत ही लगी थी कि चलिए, पर लोगों के अंदर फिर वो जो गुस्सा था कि आपने बेवजह लोगों को मार रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर लोग गुस्से में और निकले कि अगर आप रोकोगे तो हम फिर जाएँगे, रास्ता बदल के जाएँगे पर जाएँगे ज़रूर। फिर वो लोगों का अपना ही गुस्सा था कि आप लोग जो, क्योंकि इतने टाइम से वहाँ परेशान हो चुके थे लोग, काफ़ी लोगों के जो है बेसमेंट सील हो चुके थे, कई लोग बिजली के छापे, ना जाने किस किस के छापे थे, तो लोगों में एक वोटर जो था साइलेंट था शुरू से। उनको ये था कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चुपचाप वोट डालना, पर उनको भी नहीं पता था कि वोट वाले दिन इतना मतलब चीज़ें, वो एक खामोशी जो है वो एक तूफान के बन निकला। लोगों के अंदर भी गुस्सा था कि हम लोगों को रोक रहे हैं तो अब हम ज़रूर जाएंगे। तो वो मुझे लग रहा है आखिरी के 2 घंटे ठीक ठाक वोटिंग थी। सीसा मऊ की जनता की निगाहें अब आपकी तरफ हैं, इरफान सोलंकी से हटके। क्या आपकी प्राथमिकता होगी सीसा मऊ के लोगों के लिए, कानपुर की जनता के लिए, क्योंकि इतना प्यार इतनी विपरीत परिस्थितियों में जैसे आप बता रही हैं आपको जिताया है, तो क्या करेंगी, आपकी प्राथमिकता क्या है सीसा मऊ के लिए? देखिए, जनता प्रतिनिधि को क्यों चुनती है कि काम भी हो। ठीक है, हमारे साथ जो चीज़ें हुई वो सब ने, आप लोग भी सारे लोग गवाह हैं, सीसामऊ की जनता भी जानती थी। एक वो भी वजह रही थी कि उनके विधायक को पता परेशान 2 साल से करा जा रहा, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। पर अब उसके बाद तो वो हमसे उम्मीद करेगी कि जो कुछ भी छोटी-मोटी जो दिक्कतें हैं शहर में, सॉल्व करी जाए। तो हमें बस ये है कि अगर 2 साल हैं मेरे पास, तो बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा विकास, कोई ताजमहल तो हम बना नहीं पाएँगे इतने टाइम में, पर छोटी-छोटी गलियाँ और नालियाँ, जो दिक्कतें बेसिक जो औरतों को अपने बच्चों के लिए होती, तो छोटी-छोटी मोहल्ले से शुरुआत करेंगे विकास कराने की। छोटे गली मोहल्लों से ही शुरुआत, जो हाँ, बेसिक नीड है वो पूरी। बेसिक नीड कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी हो सके। विधायक आप बन चुकी हैं, अपने हस्बैंड को, अपने पति को कैसे इंसाफ दिलाएंगी, क्योंकि लंबे समय से वो जेल में हैं? इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? देखिए, मेरी तो लड़ाई 2 साल से चल रही है, इंसाफ की जो लड़ाई है। हालाँकि पब्लिक ने इंसाफ करा है, सीसामऊ की जनता ने करा है इंसाफ, पर हमारी कोशिश है कि जब तक ये बिल्कुल बेकसूर नहीं हो जाते, मतलब बरी नहीं हो जाते उस केस से, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। भले विधायक जी घर भी आके बैठ जाएँ, तब भी हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये इनके सम्मान की भी लड़ाई है। आप तकलीफ़ दे सकते हैं, आप आँसू दे सकते हैं, आपने जितना बुरा चाहा था करने की कोशिश करी, पर मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं समझती हूँ कि वो गलत नहीं है, तो इसीलिए मैं उनकी लड़ाई हर पल लड़ती रहूँगी, भले वो थक जाएँगे, मैं नहीं थकूँगी। इसका मतलब ये मान के चला जाए कि विधानसभा में जो पहला सत्र होगा उसमें इरफान सोलंकी की आवाज़ गूंजेगी नसीम सोलंकी की तरफ से। नहीं, आवाज़ उठाई जाएगी, हमें जहाँ ज़रूरत होगी तो हम अपनी बात ज़रूर रखेंगे और कहेंगे कि जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। देखिए, और 8 अब तो ख़ैर वो मिल्कीपुर का हुआ नहीं था चुनाव, 8 चुनाव तो एक नॉर्मल विधायक जो है सांसद बन गए उस वजह से हुआ था। पर मेरा तो एकदम विपरीत ही केस था, बहुत अलग ही परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। भाई, जनता ने तो 5 साल के लिए विधायक को चुना था और ये बीच में अगर चुनाव आ जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मुझे कभी लगा ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर इसकी आवाज़ उठाऊँगी। राजनीति को काजल की कोठरी कहा जाता है, इससे दामन बचा के निकलना, साफ दामन लेके निकलना मुश्किल होता है, तो क्या प्रयास होगा आपका? मुझे राजनीति अकेले तो करनी भी नहीं है, मेरे शौहर आ जाएँगे, हम दोनों मिल के करेंगे। अच्छा। तो हाँ, मुझे मुझे पूरा है, उम्मीद भी है, इंतज़ार भी है कि ये आ जाएँ, भले विधायक
हम अपने नाम के आगे रहे या उनके आगे रहे। अगर मुझे जब तक राजनीति में है तो मैं खुशी रहेगी कि मेरे पति मेरे साथ में रहेंगे, तो कम से कम मेरी सेफ्टी भी रहेगी। मैं भी समझती हूँ राजनीति बहुत अच्छी चीज़ दूसरे लिहाज से अच्छी नहीं होती। आपको काम करते हैं, आपको लोग चुनते हैं कि आप काम कराइए, पर बहुत राजनीति में सुनते हैं कि चीज़ें दूसरी विपरीत भी होती है। आपको जो है अपने आप को कितना आप बचा के चलते हैं। ये 2 साल हमने अपने आप को बहुत बचा के अपनी बच्ची को, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, मैंने बहुत संभाल के करा। पर अब राजनीति में आ गए तो कोशिश ये भी है कि विधायक जी आ जाए बाहर, हम दोनों मिल के करें। भाई अब हमको जनता ने चुना और मुझे उन बहनों ने चुना है, उन माँओं ने चुना है कि उनको ऐसा लगता था कि अभी तक जो है आदमी ही आदमियों के बीच में रहते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा जो वोट महिलाओं ने दिया है, तो मुझे उनकी बात सुनने के लिए मुझे पब्लिक में तो रहना ही होगा। विधायक जी और हम दोनों मिल के काम करेंगे। अच्छा, ये कोशिश है। बलखंडेश्वर मंदिर का जिक्र आया कि बलखंडेश्वर मंदिर में आपके साथ ये चीज़ें हुई। लोगों ने कहा कि यहाँ पे अब मंदिर में जो है वो आपको और आगे काम करना है, निर्माण कराना है। तो अब आगे ऐसा इरादा है कि काम करना है, अब आगे वहाँ के लिए भी मंदिर में भी पैसा लगाना है, विधायक निधि से मंदिर को भी आगे बढ़ाना है। अगर ये सोच के लोग कह रहे हैं कि हम ना जाएंगे, हम डर जाएंगे इस धमकी की वजह से, हम्म। कि इनको इतना धमका दें, इतना डरा दें कि ये दोबारा मंदिर ना जाए, हम्म। या ये ऐसा कोई स्टेटमेंट, तो हम इस से तो नहीं डर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि आप डर की वजह से नहीं जाएंगी, तो फिर तो मैं जाऊंगी। और काम अगर मुझसे अल्लाह ने लेना चाहा, हम्म। भाई हमारा मन है कि हम मंदिर क्यों गए थे, अब हम भी सोचते हैं कि मंदिर क्यों चले गए थे, हम्म। पर पता नहीं अल्लाह की मर्जी थी। इधर हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ है, पर बहुत खुशी की बात है कि उधर मेरा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो मैं नहीं कह रही कि मंदिर जाने की वजह से बढ़ा है, पर हम तो समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो रही है, ऊपर वाला ही हमको रास्ता बताता है कि हमको किधर जाना है, तो हम चले गए होंगे। पर ये सोच रहे हैं कि ये कांड हो गया था मंदिर वाला, अब ये जाएंगी नहीं, और हम्म। मुझे धमकी आ गई कि नहीं अब ये जाएंगी तो ऐसा होगा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को काम की ज़रूरत है, मेरे ज़रिए से अगर काम वहाँ, मतलब अगर मुझे अल्लाह ने चुना है काम कराने के लिए, तो कहीं हमारे उसमें हदीस में नहीं लिखा है कि आप मंदिर में काम नहीं करा सकते। हम्म। तो अगर मैं हदीस पढ़ते हुए चलती तो शायद मैं आज यहाँ पे भी ना होती, पर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तो आगे के काम भी मुझसे अल्लाह ही ले लेंगे। आपका परिवार रहा, हाजी मुश्ताक सोलंकी की वाइफ अभी जो है वो हयात है, अभी एक्सीडेंट भी उनका हो गया था। और आपकी सास, आपकी मौसी कहा जाए तो उन लोगों ने, उनका सुना है कि बड़ा योगदान था आपके चुनाव में, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कन्विंसिंग किया और लोगों को कन्विंस किया। हाँ, अम्मी का रहता है हमेशा रोल, अच्छा रहा, मजबूत रहा है हर चुनाव में। पहले वाले जो पापा के इंतकाल के बाद जो चुनाव हुआ था 2007 में, वो नहीं निकल पाई थी क्योंकि वो हम्म। बहुत नया ही वक्त था। उसके बाद जितने 3 चुनाव थे इनके में बहुत शिद्दत से चलती है, मतलब अभी इतनी उम्र हो गई जब भी माशाल्लाह चलती बहुत है, चलती रहे। तो ये हो गया था एक्सीडेंट, तो अम्मी नहीं निकल पाई थी। बाकी तो हर लिहाज से रहता उनका मेरा, मतलब अम्मी से बड़ा सहारा रहता, साथ है अम्मी का हर जगह। तो जैसे विधायक जी वहाँ भी चले गए जेल, तो घर पे रहना, साथ रहना, तो अम्मी ने बहुत साथ दिया है, रहा। इस चुनाव में क्या रोल रहा उनका? अब वो रही जब तक वो थी, मतलब जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ था उनका। मेरे ख्याल से उनका एक्सीडेंट 9 या 10 तारीख में हुआ था, हाँ। और उसके बाद वो नहीं निकल पाई थी 8-10 दिन जो भी। तो पर उससे पहले तो अम्मी चली हैं, उसके पहले तो महीना भर रही हैं। पूरा जिस तरीके से हम चलते हैं चल भी रही थी, बल्कि सब लोग कहते थे कि अम्मी आप बैठ जाइए, तो कहती नहीं हम चुनाव बाद बैठेंगे। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके चोट लग गई थी, फिर नहीं निकल पाई थी। पर अम्मी ने मेहनत करी है चुनाव में भी, पहले शुरुआत के 20-25 दिन तो निकली थी। आपके 3 बच्चे हैं। जी। आ, क्या बनाना चाह रही हैं अपने बच्चों को? क्या पॉलिटिक्स में बच्चों को भी लाने का इरादा है? अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों पॉलिटिशियन हो ही गए, विधायक हो गए, तो अब क्या बच्चों को भी पॉलिटिक्स की तरफ लाने का कोई इरादा है कि उनको अब राजनीति से दूर रखेंगी आप लोग? पहले ये अकेले थे तब तो मना करते थे, अब तो हम आ गए तो और मना करते, हम कहते बिल्कुल सोचना भी नहीं। अब जैसे आप लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा है बेटे का नाम है, अब उसकी बारी है, अब उसकी उसका अगला नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल, हमारा मन नहीं है, ना इरादा है कि बच्चे पॉलिटिक्स में आए। मतलब विधायक जी तो हमको भी नहीं चाहते थे कि कभी आए, वो पता नहीं ऐसी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके लिए हम नाशुक्री तो नहीं करेंगे कि हम बन गए तो
पर हम ही को मना करते थे बच्चों को, तो हम बिल्कुल ले लाएंगे तीनों को, कोशिश करेंगे कि ये आ जाएं तो वो अपना फ्यूचर अपना सोचे और आगे की पढ़ाई वढ़ाई जो भी उनको करना है, पॉलिटिक्स से दूर हट के जो भी वो करना चाहे, बच्चों की अपनी मर्जी है। नहीं तो कुछ तो बनाने का इरादा तो दोनों लोगों ने बात किया होगा बच्चों अब को। आप ही ने बात करी थी, आप ही के चैनल पे बात हुई थी, पहली बार मेरे बच्चे आए थे आपके चैनल पे, तो उन्होंने ही बोल दिया था कि जो उनका मन है, बेटा है उसको काफ़ी जो है कि हम दुबई जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पापा आ जाए उसके, तो जो वो कहेंगे वैसा उनको बच्चों को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो बेटियों को डॉक्टर्स बनाने का, इंजीनियर बनाने का इरादा। बच्चों को भी, बेटियों को भी बोला हुआ कि भाई जो आपका मन है उसमें, तो बड़ी वाली बेटी को थोड़ा सा फैशन डिज़ाइनिंग तो उसका मन था निफ्ट में जाने का। 2-3 साल पहले वो कहती थी मम्मा मेरा ये हो जाए, हम निफ्ट में जाएंगे, गाज़ियाबाद में शायद उनका बड़ा सा इंस्टीट्यूट, तो वो बहुत कह रही थी जाने के लिए, हमें निफ्ट में पढ़ना है, वो करना है। नहीं उस समय जा पाए, तब जब ये आते हैं तो फिर देखते हैं जो उनका मन होगा वही करा दिया जाएगा। 2 साल बहुत ख़राब हुए मेरे बच्चों के, बहुत ज़्यादा। अगर यही चीज़ें ठीक होती तो अभी तक तो बेटी शायद कुछ अपना जो शुरुआत कर ही चुकी होती, आधे आधे अपने उसमें पहुंच चुकी होती। बेटी छोटी वाली है, क्लास 3rd में थी बेटी जब ये गए थे अंदर, आज 5th में आ गई बेटी। तो देखा जाए तो बहुत छोटे ही बच्चे हैं, किस तरीके से हम जो है बच्चों को पाल आल भी रहे हैं, मतलब कैसे उनको छोड़ के जाते हैं, कैसे उनको ले के जाते हैं, तो पढ़ाई पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये ख़ास तौर पे महाराजगंज वाला जो चक्कर होता है उसमें बड़ा हम लोग परेशान हो गए हैं। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे बच्चों की फ़र्क पड़ा है। अटेंडेंस कम हो गई स्कूल में, मैम आए दिन शिकायत करती है मैम इनकी अटेंडेंस पूरी करा। बेटे का 12th है तो अब उनका कई बार तो एग्ज़ाम ही छूट जाते। अभी परसों 23 तारीख को उनका पेपर था और उसी दिन वो थी गिनती थी, नहीं जा पाए क्योंकि साथ में था मेरे। तो बहुत पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ा बच्चों के। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। इरफान सोलंकी जी से मिलने के लिए जीतने के बाद आप जेल गई थी, कौन सी ऐसी बात कही उन्होंने कि जो आपने अपने जहन में महफूज कर लिया? हमसे कोई कह रहा था कि आप कब जाएंगी, तो हमने कहा नहीं मेरा मन है, हम सर्टिफिकेट सबसे पहले उनके हाथ में देने। पर जब हम गए थे तो बहुत रो रहे थे, वो चेहरा अभी तक मुझे है जहन में कि बड़ा रो रहे थे और परेशान हो रहे थे, पर खुश भी बहुत थे। मतलब उनको लगा कि 2 साल की जो मेरी जेल है, जो मैंने काटी है, जो तकलीफ़ें सही है, वो एक पल में ही है, जैसे बहुत हल्का हो गया था उनका। जो रात भर ना सो पाए होंगे, कितनी रातें हैं जो नहीं सो पाए थे, तो पर वही कह रहे थे करे कि अब बन गई है तो कोशिश करना है। वैसे भी देखिए जब से ये गए हैं जेल तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल रुक गई है, समय हमारा रुक गया है। ना हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, ना कहीं डिनर पे, ना कहीं घूमने फिरने। बच्चे भी मेरे बड़े, पहले मेरे हम लोगों का ये रूटीन था कि संडे को तो खाना बाहर खाना ही है। कभी अच्छी मूवी आई तो पापा आज मूवी देखने चले तो वो वहाँ ले गए। आए दिन जो है दिल्ली बम्बई कहीं चले गए घूमने फिरने, बड़े शौकीन है विधायक जी। तो हम लोगों को भी काफ़ी घुमाए, बच्चों को भी ये है कि हम लोगों ने काफ़ी घूमा फिरा। पर जब से ये नहीं है तो हम लोगों की ज़िंदगी जैसे ठहर गई है। हमसे कहने लगे तुम कहीं जाती आती हो नहीं तो कोशिश करा करो, एक चक्कर शहर का लगा लिया करो, या अपने क्षेत्र में रहना, लोगों के बीच मिलना, सब ने जो लड़ाया है। तो वही हमने कोशिश करी कि कल से सब लोग एक घर जा रहे हैं, वही बस। और बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, रो रहे थे तो बहुत ज़्यादा कुछ बात। अब अगली बार जाएंगे तो पूछ के आएंगे क्या करना है। अभी तक तो कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। चलिए शुक्रिया जी स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो नसीम सोलंकी जी अपने जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, कैसे वो घर परिवार को संभालती हैं, कैसे घर पे रहती हैं, और अब जिम्मेदारियां ज़्यादा उनके ऊपर आ गई हैं। बहरहाल विधायक बन चुकी हैं अब, और आने वाले समय में जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगी इस पर भी उनको जो है वो सोचना होगा, क्योंकि सीसामऊ की जनता ने जिस तरह से उनको विधायक बनाया है, जाहिर है कि ये आसान काम नहीं था। तब तक के लिए नमस्कार।